So yesterday we had covered up to अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो खिलजी डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी ने, हमने कल पढ़ा था किस तरीके से बलबन के बाद किस तरीके से इट वेंट टू सम अदर पावर एंड ही किल्ड। ठीक है, उसके बाद उसने इल्तुतमिश के ग्रैंडसन को भी मार दिया एंड इल्तुतमिश के ग्रैंडसन को मारने के बाद ही पॉइजन्ड हिम टू डेथ एंड बलबन केम टू पावर एंड फाइनली हाउ जलाउद्दीन खिलजी वाज बेसिकली द मिनिस्टर ऑफ वॉर। ठीक है, दिस जलाउद्दीन खिलजी वाज मिनिस्टर ऑफ वॉर, ही टुक कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और इसको इसके सन इन लॉ ने मार दिया बाद में, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कारा में मार दिया और कारा में मारने के बाद ये खुद राजा बन गया। तो यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट कि अलाउद्दीन खिलजी किस तरीके से एकदम मतलब टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, हिंदूज को तो ड्रास्टिक पनिशमेंट देते थे और जो भी इंसान उसके खिलाफ बोलता था, वो चाहे कोई भी हो, तो उनको जो है बहुत खतरनाक पनिशमेंट दिया करता था। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ ही रिवाइव्ड बलबन्स गवर्नेंस। बलबन का जो गवर्नेंस का तरीका था, रूथलेस गवर्नेंस, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी टाइप का, दैट ही अगेन पिक्ड अप। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि बरानी ने इसके बारे में लिखा था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। दैट मीन्स राजा के ऊपर कोई नहीं है, राजा ने जो चीजें बोली है वो दूसरों को फॉलो करने के लिए है, वो राजा के खुद के लिए नहीं है। राजा वो करेगा जो उसकी मर्जी है। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैड सीन। देन हमने ये देखा था कि ही हैड फाउंड आउट कि व्हाई रिवॉल्ट टेक्स प्लेस। तो रिवॉल्ट टेक प्लेस करने के क्या क्या कारण थे? एक तो नोबलों के बीच में इंटरकास्ट शादियां होती थी, स्पाई सिस्टम इनएफिशिएंट था एंड ड्रिंकिंग ऑफ लिकर। तो इन तीन चीजों के ऊपर उसने जो है कमर कसी थी, है ना। लिकर को तो पूरे तरह से बैन कर दिया था। ठीक है, स्पाई सिस्टम, एक के ऊपर एक और स्पाई लगा दिया था। एंड इंटर मैरिजेस जो है उसने रोकने के लिए क्या किया था, कोई भी शादी होगा, कोई भी फंक्शन होगा, उसकी प्रायर परमिशन राजा से लेनी पड़ेगी। All these things we had heard about him yesterday. Then we also talked about कि जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एरिया था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, वहां पे जो है ये मंगोल्स को रोकने के लिए उसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी लगाई थी। तो ये जो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी है, इस परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी में दो जो वो थे, क्या बोलते हैं, वहाँ के लीडर थे, उसका नाम था गाजी मलिक। ठीक है, तो दिस इज अ रैंक बेसिकली, गाजी मलिक इज अ रैंक। और ये रैंक किसको मिला था? घियासुद्दीन तुगलक को। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट घियासुद्दीन तुगलक आल्सो। ही वाज लाइक द वार्डन, ठीक है, ऑफ द मार्चेस इन द फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। नाउ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हमने देखा था, अलाउद्दीन खिलजी हैड कैरीड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन गुजरात, राजपूताना एंड डेक्कन। और इसी जगह पे जो उसने लूटपाट का सामान इकट्ठा किया था, उसी उसी जीत की खुशी में उसने जलाउद्दीन खिलजी को बुलाया था कारा में। एनकारा में जो है उसने अपने सारे सिपाहियों को पैसे देकर, जो उसने लूटा था, ठीक है, उसी पैसे को देकर अपने सारे के सारे जितने भी वो थे सिपाहिया थे, अपने तरफ खींच लिया और जलाउद्दीन खिलजी को मार दिया। ठीक है, देन वी सॉ दैट ही वाज इलिटरेट। ये खुद क्या है? इलिटरेट है, बट इसने पैट्रनाइज किया था दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों को। एक आमिर खुसरो, यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट हिम, तुतलिए हिंद। ठीक है, तुतलिए हिंद बोलते हैं इसको। एंड देन ही आल्सो पैट्रनाइज्ड मीर हसन दलवी। मीर हसन दलवी को भी पैट्रनाइज किया था। देन आमिर खुसरो ने जो है राजपूताना वॉर्स के बारे में लिखे थे, जौहर के बारे में लिखा था। ठीक है, पद्मिनी इसके बारे में नहीं लिखा था आमिर खुसरो ने, इट वाज रिटन बाय जियाजी। ठीक है, पद्मावत बुक में, ठीक है, इट वाज रिटन इन पद्मावत बुक अबाउट द राजपूताना वॉर्स, अबाउट द चित्तौर सीज। ठीक है, फिर चित्तौर को इसने अपने बेटे के नाम पे रीनेम कर दिया, खिजराबाद। इसके बेटे का नाम था खिजर खान। ठीक है, दिस वी सॉ। Then we had also seen the various monuments and constructions that were done by Alauddin Khalji. Alai Darwaza, Haus Khas, Mahal Hazar Satoon, Jamaat Khana Mosque, Alai Minar, ठीक है, and Siri. All those places he had constructed during his lifetime. ठीक है, Siri I told you कि अभी ये ruins है। ठीक है, this is near दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के पास है ये, तो ये अभी वहाँ पे ruins है। This city does not exist today. ठीक है, देन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को क्या टाइटल दिया था? सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर का हिंदी नाम क्या है? सिकंदर। ठीक है, तो सिकंदर जो है
ये अलेक्जेंडर है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट प्रोमिनेंट। इंग्लिश में पूछेंगे तो अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया किसने अपने आप को टाइटल दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। हिंदी में पूछा तो सिकंदर आजम किसने अपने आप को टाइटल दिया था? देन आमिर खुसरो को इसने क्या टाइटल दिया? तुतलिए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन इसने नॉन टर्क्स को भी अपने सर्विस में रखे थे। एंड वी ऑल्सो लर्न यस्टरडे कि ये उलमास की नहीं सुनता था, ठीक है। जो उलमास थे, जो मुल्लास थे, या जो मालवी लोग थे, ठीक है, इसके मॉस्क के, उनकी बात ये नहीं माना करता था। देन ही वाज द फर्स्ट रूलर टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू इन कैश। इसका रीजन मैंने कल बताया था, स्टैंडिंग आर्मी को पे करने के लिए कैश में जो है वो हमेशा लोगों से वो लेता था, टैक्स लेता था, ठीक है। देन वी ऑल्सो सॉ हिज थियरी ऑफ किंगशिप नोज नो किंगशिप। ये किसने लिखी थी? बरानी ने, ठीक है। दिस वाज रिटन बाय बरानी। According to Barani, Alauddin wanted to join a new religion, but that did not happen. Eventually ये हुआ नहीं, ठीक है। Then all these things we saw. अलाई दरवाजा देख लिया था कल दिल्ली का, हौस खास देख लिया था, महल हजार सतून देख लिया था। Now then we went to the policies. तो कल हमने मिलिट्री रिफॉर्म देखा था। Do you remember about छेचरा एंड दाग सिस्टम? छेचरा दाग सिस्टम के बारे में देखा था कल हमने। यस। तो इसमें जो छेचरा है, इट इज अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोल्जर, एंड दाग का मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट हॉर्सेस, ठीक है। छेचरा मीन्स इंफॉर्मेशन ऑफ सोल्जर, दाग मीन्स इंफॉर्मेशन ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। तो इसके पास बहुत बड़ी कैवलरी थी, जिसमें कैवलरी मैन कितने थे? 4,75,000, ठीक है। 4,75,000 मैन वेर इन्वॉल्व इन दिस, राइट। देन वी ऑल्सो सॉ कि एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इसने अपनी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी थी, जिनको ये कैश में पे करता था, रॉयल ट्रेजरी से। रॉयल ट्रेजरी किससे आती थी? टैक्सेस से, ठीक है। सो दिस वी हैव कवर्ड यस्टरडे। नाउ विल सी मार्केट रिफॉर्म्स। डू यू नो अबाउट सीएचडी कैंटीन्स, जो कि फौजियों को मिलता है? सीएचडी, यस। ये जो सीएचडी है, द सीएचडी वाज, अब नाम तो सीएचडी नहीं था, बट दिस कंसेप्ट ऑफ सीएचडी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी। अभी वही देखेंगे हम लोग मार्केट रिफॉर्म्स में। So Alauddin's measure to control the market and price regulations were one of the most important policies initiative of his regime. ये बहुत important है, और हिस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा important इसलिए है बिकॉज ये जो है ना, ये बेंचमार्क था। इसके बाद के जितने भी रूलर्स आए, वो लोग अपने पॉलिसीज को अलाउद्दीन के पॉलिसीज से कंपेयर करते थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या था? ही वांटेड टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी। इसकी आर्मी जो है, एक बड़ी आर्मी चाहता था ये। देखो, इसका ये मानना था किसी भी देश का प्रोग्रेस होने के लिए आर्मी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। बिकॉज इफ यू कैनॉट डिफेंड योर सेल्फ एंड इफ यू कैनॉट कैप्चर मोर लैंड्स, देन योर कंट्री और योर एरिया और योर टेरिटरी विल नेवर प्रोग्रेस, ठीक है। तो दैट इज वाई बाकी दुनिया जाए भाड़ में, सबसे ज्यादा इसके लिए आर्मी है इंपॉर्टेंट। देयरफॉर ही लोअर्ड एंड फिक्स्ड द प्राइस ऑफ कमोडिटीज ऑफ डेली यूज। ये पॉइंट दिख रहा है? लोअर्ड द प्राइस एंड फिक्स्ड देयर प्राइस ऑफ डेली यूज। किसके लिए? आर्मी के लिए। तो बेसिकली सीएचडी में यही तो होता है। दिस व्हाट हैपेंस इन सीएचडी। क्या वहां पे कोई आपको लग्जरियस चीजें बहुत कम दाम में मिलती है? नहीं। आपको बेसिकली डेली का जो ग्रोसरी वगैरह होता है, वो सब आपको जो है कम दामों में मिलता है सीएचडी में, ठीक है ना। तो दिस कंसेप्ट वाज ब्रॉट इन बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश्ड 4 सेपरेट मार्केट्स इन दिल्ली। उसने 4 सेपरेट मार्केट दिल्ली में एस्टैब्लिश किए थे, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। ग्रेन मार्केट कॉल्ड एज मंडी, ठीक है, ये ग्रेन्स के लिए था, ठीक है, जो भी ग्रेन्स है, ठीक है, वॉट एवर ग्रेन्स आर देयर एंड पल्सेस आर देयर, ये सब इधर मिलता था। देन सरई अदल, ये सरई मार्केट आज भी एग्जिस्ट करता है दिल्ली में, ठीक है। जो दिल्ली को जानता है, सरई अदल जानता होगा, ठीक है। क्लॉथ एंड ग्रोसरी मार्केट है ये, फॉर क्लॉथ, शुगर, ड्राइड फ्रूट्स, बटर, ऑयल, ये सारी चीजें। देन देयर वाज अ सेपरेट मार्केट फॉर केटल, हॉर्सेस एंड स्लेव्स, ठीक है। अभी मैंने कहा था ना आपको कि स्लेव जो है ये खरीदने बेचने वाला सामान है। उस टाइम पे लोगों के लिए स्लेव जो है मार्केट में क्या खरीद के लाया? स्लेव लेकर आया, ठीक है ना। क्या खरीदा? क्या शॉपिंग किया? स्लेव खरीद कर लाया आज। अच्छा, ये क्या काम कर रहा है? झाड़ू मारेगा ये, ठीक है। कल को लाया एक और स्लेव, वो क्या करेगा? वो युद्ध में क्या बोलते हैं, सिपाही का काम करेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो कैटल, हॉर्सेस के साथ स्लेव्स है। दैट मीन स्लेव का दर्जा क्या था? एनिमल्स की तरह था, ठीक है ना, उस टाइम पे।
देन मार्केट फॉर मिसलेनियस कमोडिटीज, बाकी सारा सामान जो इन तीनों में नहीं है वो सारा मिसलेनियस में चला गया। ठीक है, so these are the four types of market that were introduced by Alauddin Khilji at that time. To ensure implementation of each market, there was a control. It was under a control of superintendent called as Sahana-e-Mandi. अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, द पॉइंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। साहना-ए-मंडी एक इंसान का रैंक है जो कि बेसिकली सुपरिटेंडेंट है। हर मार्केट का, ये चार टाइप के मार्केट है, हर मार्केट का एक साहना-ए-मंडी रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो साहना-ए-मंडी है, इसके थ्रू इंफॉर्मेशन अलाउद्दीन खिलजी को मिलता रहेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, किसी ने अपने रेट्स बढ़ाकर तो नहीं रखे, जो एस्टैब्लिश रेट्स है उसी हिसाब से सामान बेचा जा रहा है ना, ये देखने के लिए साना-ए-मंडी था। बट सिर्फ यही इंसान नहीं है, ये तो एक मान लो कि मिनिस्टर हो गया, बट मैंने कल कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी हैड अ स्पाई सिस्टम, वेरी क्या बोलते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट स्पाई सिस्टम। तो उन स्पाई नेटवर्क से भी ये इंफॉर्मेशन लिया करता था। ठीक है, ये देखने के लिए साना-ए-मंडी खुद जो है रिश्वत खाकर राजा को ये तो नहीं बोल रहा कि हाँ सब बराबर है, सब ऑल इज वेल। ठीक है, ऑल इज वेल तो नहीं बोल रही है। तो इसके वजह से क्या है कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, तो ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे इनको बैरिट्स बोलते थे। जितने भी इंटेलिजेंस के रिलेटेड लोग हैं, दे आर कॉल्ड एज बैरिट्स। ठीक है, दैट इज इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, आपने सुना होगा ना मुहायना करने के लिए, किसी चीज का मुहायना करने के लिए, व्हाट इज मुहायना, इंस्पेक्शन। तो ये मुहायना, ये है मुहायांस। ये लोग किसी भी चीज का क्या करते हैं, मुआयना करते थे। मुआयना मतलब इंस्पेक्शन करते थे। एक थे बरीड्स, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। इनके ऊपर और मुआयना करने के लिए और ज्यादा क्या बोलते हैं, बेरीड्स के ऊपर भी और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुहियांस होते थे, जो कि मुआयना करके रिपोर्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी को सबमिट करते थे। तो एक तो हो गया शाहनाए मंडी। ठीक है, ये है फर्स्ट ऑफिसर जिससे अलाउद्दीन खिलजी को रिपोर्ट मिलता। इस रिपोर्ट को वेरीफाई करता बैरिड्स के थ्रू। अब बैरिड्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी कि ये लोग भी तो कुछ खाकर नहीं बैठे, उसके लिए क्या है कि ये मुहियांस थे, जिनका जो मुआयना होता था वो पूरा एक रिपोर्ट बनता था बाकायदा। उस रिपोर्ट को अलाउद्दीन खिलजी पढ़ता था। अगर वो तीनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब चीजें सही चल रही है। अगर वो तीनों में कहीं पे भी ऊपर नीचे है, तो कोई तो मरने वाला है। ठीक है, तो ऐसा है। तो दिस वाज द काइंड ऑफ सिस्टम। होर्डिंग वाज नॉट अलाउड। व्हाट डू यू मीन बाय होर्डिंग? होर्डिंग ऑफ गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय होर्डिंग ऑफ गुड्स? दबा के रखना। ओके, होर्डिंग ऑफ गुड्स का मतलब होता है, मतलब इन इकोनॉमिक सेंस, कोई भी दुकानदार है, मान लो ग्रोसरी स्टोर का, ठीक है, लेट से कि आज शुगर का रेट जो है 30 रुपए है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मान लेते शुगर मार्केट में मिलने ही नहीं लगा, अब आप दुकान में जाओगे, बोले नहीं है, मार्केट में शॉर्टेज है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज शॉर्टेज? तो जितना अमाउंट बचा रहता है उसको हाई दामों में बेचा जाता है। तो ये क्या करते थे, या आज भी करते हैं इनफैक्ट, कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट करते हैं। होता है उनके पास शुगर, बट वो अंदर कहीं छुपा के रखेंगे। तो फिर क्या होगा, मार्केट में स्कैसिटी क्रिएट होगी। स्कैसिटी क्रिएट होगी तो चीजों का दाम बढ़ जाएगा। जब चीजों का दाम बढ़ जाएगा, तो उसी चीज को बाहर, मतलब बाहर निकाल कर फिर उसको ज्यादा दाम में बेचेंगे। सो जो शुगर आपको 30 रुपीज के जी मिलना था, वो अब 50 रुपए का हो गया, बिकॉज ऑफ होर्डिंग। तो होर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अगर ये पाया गया कि आपने जानबूझकर छुपा के रखा है कुछ सामान को, ठीक है, तो फिर उसकी खैर नहीं। तो अब मैंने कहा, कल ही कहा था मैंने, कि ये सुनता ही नहीं था कुछ। पान की दुकान लूटो या किसी का मर्डर करो, दोनों को सजाएं मौत ही होती थी। इसलिए कोई क्या है कि होर्डिंग करने की कोशिश भी नहीं करता था। अच्छा, इज होर्डिंग अलाउड टुडे इन इंडिया? इज होर्डिंग अलाउड? यस और नो? होर्डिंग करना अलाउड है? सब्जी हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, वीट हो गया, क्या इसको कोई होर्ड करके अंदर दबा के रख सकता है ताकि इसके दाम बढ़ जाए और उसके बाद उसको बाहर अंदर से निकाल कर बाहर बेचे? इज इट लीगल और इलीगल? इज ओनली वन पर्सन इन क्लास? ओके, थ्री पर्सन इन क्लास, फोर, फाइव। प्रज्वल से इज लीगल, कल्याणी से इज इलीगल, इलीगल, लीगल। ओके, ओके।
अब है या नहीं वो हटाओ, अब ये बताओ कि वो लीगल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए। नाउ योर ओपिनियन, इट शुड बी लीगल और इट शुड बी इलीगल। क्या होना चाहिए बाद में सोचेंगे। आपके हिसाब से क्या है? इट शुड बी लीगल और इट शुड बी इलीगल? ओके, इट शुड बी इलीगल, राइट? हैव यू हर्ड अबाउट द फार्म लॉज? 3 फार्म लॉ थे, 3 फार्म लॉ आए थे जिसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा था। यस। सो उसमें से जो थर्ड फार्म लॉ था, उसमें से जो थर्ड वाला फार्म लॉ था, इट वाज अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है ना? तो इसमें 6 आइटम्स थे। ठीक है? राइस, वैसे सिर्फ राइस नहीं, पल्सेस, ऑयल, पोटैटो, ठीक है, और ऐसे और भी कुछ चीजें थे। देयर वर 6 आइटम्स इन दिस लिस्ट। इन सारे चीजों के ऊपर से होर्डिंग करना इलीगल है, ये चीज हटा दी थी। ठीक है? दैट मीन्स होर्डिंग वाज मेड लीगल अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ वॉर और सम क्राइसिस। जब तक कोई वॉर सिचुएशन या क्राइसिस सिचुएशन नहीं आता, तब तक आप होर्डिंग कर सकते हो, ये लीगल कर दिया था। ठीक है? और आपने ये भी सुना होगा कि सम डेज बैक प्रधानमंत्री जी सेड कि नाउ ऑल दोस 3 फार्म लॉज आर विड्रॉन। अभी उसको रिपील कर दिया गया है। तो अगर उसको रिपील कर दिया गया है तो अब इन चीजों को होल्ड करना फिलहाल के लिए इलीगल हो गया है, फिलहाल के लिए। बट दे विल कम अप विद द फार्म लॉज अगेन। ठीक है ना? सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये इलीगल है, ठीक है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इट इज इलीगल, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे थे ये गलत है? सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? कि गवर्नमेंट जो है हमें मतलब बेवकूफ बनाना चाहता है कि भाई हम लोग होर्डिंग करने का परमिशन दे रहे हैं, अब उससे रेट्स बढ़ जाएंगे और उसके वजह से तुम मरो, मेरा क्या जा रहा है? यू हैव टू पे मोर, मेरे को थोड़ी कुछ करना है, मेरे को तो फ्री में मिलता है गवर्नमेंट का राशन। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज हिज थिंकिंग बिहाइंड मेकिंग इट लीगल? सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम, इसने बोथ कहा था ना, इट शुड बी मेड बोथ, प्रशांत। इट वाज हेल्प फॉर फार्मर। सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। रुको मैं आपको ना परमिशन देता हूँ अपना म्यूट ऑन करने का। यस, यू कैन स्पीक। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। हेलो यस प्रशांत। सर, फार्मर के लिए हेल्पफुल है सर। कैसे? इसमें कुछ वस्तु का रेट कम हो गया तो फार्मर प्रॉब्लम होता है ना सर, इसके अरे लिए। तो अरे समझाओ, पॉइंट समझाओ। मैं तो आपको, मैं आपके समर्थन में हूँ। सामने हो तो मैं आपके हाथ पे अभी, मैं आपके कंधे पे हाथ रख देता। वेरी गुड। ठीक है, आई एम इन योर सपोर्ट, टेल मी, एक्सप्लेन मी हाउ। कंफ्यूज सर। यू आर कंफ्यूज्ड? हाँ, चलो आई एक्सप्लेन। इन इकोनॉमिक्स there is something called as demand and supply. ठीक है? Do you know about this concept? If the demand is more and the supply is less, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो रेट्स जो है वो हो जाते हैं हाई। किसी चीज को आप चाहते हो कि मेरे पास हो, लेकिन वो सप्लाई नहीं आ रही है, तो अब क्या होगा? रेट्स बढ़ जाएंगे। आपको अगर वो एक आध दुकान में मिल गया तो बोलेगा इसके लिए वो जो भी चाहेगा वो आप उसको कीमत देना पड़ेगा, बिकॉज वो आता ही 1-2 पीस है और उसके लिए मतलब मांगने वाले बहुत लोग हैं। सो ऑब्वियसली बात है, द रेट्स विल गो अप। ऑपोजिट विल बी हैपनिंग अगर ये इसका पूरा उल्टा हो जाए तो। डिमांड कम है, सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा होने लग रही है, सो द रेट्स विल गो वेरी लो। इनफैक्ट इसको बोलते हैं रेट्स क्रैश हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। समझ आ रहा है? अगर सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और डिमांड जो है वो मार्केट में अब नहीं है, तो रेट्स फिर कम हो जाएंगे। ये समझ में आ रही है बात?
है ना? यस. नाउ व्हाट हैपेंड इज, आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ अनियन. ठीक है, अनियन जो है ये नासिक में बहुत अच्छा मिलता है. In Nasik, the production of onion is very high. Now what happened? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट बैंड किया, आप नासिक के जो अनियन है उसको बांग्लादेश नहीं भेज सकते. ठीक है ना? अब आपको इसको इंडिया में ही भेजना है. अब अनियन खा खा के कितना खाओगे? एक तो पॉइंट आएगा ना कि अब इसके बाद और ज्यादा डिमांड नहीं होगी इसकी. तो इसका डिमांड क्या हो गया? कम हो गया. लेकिन अब जो फार्मर्स है उन लोगों को क्या पता था डिमांड कम होने वाली है? उन्होंने तो उतना लगाया जितना लगाना चाहिए, हर साल जितना लगाते हैं. अब सप्लाई क्या हो गया? बहुत हाई हो गया. अब जब ये इसको मार्केट में बेचने गए तो इनको रेट मिल रहा था 6 रुपीज पर केजी. समझ में आ रहा है? 6 रुपीज पर केजी के हिसाब से इनको बेचना पड़ रहा था. नाउ दे आर सेइंग कि हमको इसे लगाने में 8 रुपीज पर केजी का खर्च आता है. ठीक है, 8 पर केजी का खर्च हमें इसको उगाने में आ रहा है. तो हम 6 रुपए में कैसे बेच सकते हैं? हमारा तो लॉस होगा. तो आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते, पूरा का पूरा ट्रक, मतलब पूरा का पूरा नष्ट कर देते अपने ओनियंस को. लॉस में बेचने से अच्छा तो मैं अपना मतलब पूरा का पूरा खत्म कर दूं. तो कई बार अपने फार्मर्स को रोते हुए देखा होगा कि हम लोग जितना कॉस्ट इनकर कर रहे हैं इसको उगाने में, कई बार हमें तो उससे कम मिलता है जब हम लोग उसको बेचने जाते हैं. समझ में आती है? तो ये इसके वजह से होता है. ठीक है, जब आपकी डिमांड गिर जाती है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, मार्केट में प्राइस क्रैश कर जाता है और फार्मर को उसकी कीमत नहीं मिलती. नाउ अगर ऐसा केस हुआ कि आपके पास सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इस सप्लाई का आधा पार्ट आप होल्ड करके रख रहे हो, यू आर होल्डिंग इट सो दैट कि जितना डिमांड है आप मार्केट में उतना ही सप्लाई कर रहे हो. जितना मार्केट का डिमांड है आप उतना ही सप्लाई कर रहे हो और बाकी का आपने होल्ड करके रख दिया. ठीक है, तो फिर क्या होगा? रेट्स क्रैश नहीं करेंगे. नाउ बोथ आर इक्वल. जितना चाहिए आपको 5 चाहिए, आपको सप्लाई भी 5 मिल रहा है. सो नाउ द रेट्स विल बी स्टेबलाइज्ड. बट प्रॉब्लम क्या होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में? क्या आप अनियन को 1 साल तक रख सकते हो? खराब नहीं हो जाएंगे वो? कैन यू होल्ड इट? नो, यू कैन नॉट होल्ड. सो गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने कहा था फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग वी आर गिविंग यू स्टोरेज फैसिलिटी, जिसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज. कोल्ड स्टोर सुना है? जो फार्मिंग बैकग्राउंड से आते होंगे उनको पता होगा कि कोल्ड स्टोर क्या होता है. सो इन कोल्ड स्टोर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टोर समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अराउंड 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना आप रख सकते हो. तो क्या है कि जितना मार्केट में आपका सप्लाई एक्सेस था, आप क्या करो, उसको डिमांड के बराबर कर दो और जितना एक्सेस है उसको ले आओ कोल्ड स्टोर में रख दो. बट अगर ये वाला बिल नहीं पास होता, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नहीं पास होता, तो फिर क्या है कि जितना उन्होंने उगाया उसको होल्ड नहीं किया जा सकता था. इट कुड नॉट हैव बीन स्टोर्ड इन द कोल्ड स्टोरेज. उसको आपको कुछ भी और बेचना है मार्केट में, तो लॉस किसका था? फार्मर का था. ठीक है ना? सो वाज इट गुड? यस, डेफिनेटली इट वाज गुड. कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 1.11 करोड़, नहीं 111 करोड़, सॉरी 111 करोड़ अलॉट भी किए थे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने के लिए. ठीक है, देखा जाए तो आर दोस 3 फार्म बिल्स गुड फॉर द फार्मर्स? यस, इन एवरी एस्पेक्ट्स. 80-20. in 80% cases yes, in 20% cases no. Why were just protest going on? ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहे थे? ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में ये कभी अलग से पढ़ाऊंगा, अलग टॉपिक है. ये 20% वाले भी नहीं कर रहे थे प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट कोई और कर रहा था, मिडिल मैन कर रहा था. ठीक है ना? और फाइनली क्या है कि वो प्रोटेस्टर जीत गए क्योंकि क्वांटिटी में ज्यादा थे. ठीक है, तो फार्म बिल वाज गुड, उसका रहना फायदेमंद है. और वैसे हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आपको पता है ये फार्म बिल जो था, ये जो भी उन्होंने वो किया था, ये फार्म बिल महाराष्ट्र में 2016 से चल ही रहा था. वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ पहले से ही फॉर्मुलेशन बना रखा था. जब वो सेंटर में हुआ तो ये सेंटर स्टेट के दोनों गवर्नमेंट अलग अलग थे, इसीलिए वो लोग भी बोल गए "हाँ, नहीं खराब है", बट खुद कर रहे 2016 से. ठीक है, तो ऐसा है. सो यहाँ पे फिर ये राजा क्यों होर्डिंग करने को मना कर रहा है?
बिकॉज यहाँ पे होर्डिंग ऐसी हो रही है कि किसी चीज का मतलब दाम बढ़ाने के लिए ये लोग इलीगल वाला होर्डिंग कर रहे थे, बट द होर्डिंग दैट आई एक्सप्लेन्ड यू नाउ हैड अ लॉजिकल बैकिंग बिहाइंड इट। अभी वाला जो होर्डिंग बताया मैंने उसकी लॉजिकल बैकिंग थी पीछे, इस वाले होर्डिंग की कोई लॉजिकल बैकिंग नहीं थी। इसका सिंपल सा वो था कि हम लोग पीछे स्टॉक करके रखेंगे, जब रेट बढ़ जाएंगे तब हम लोग मार्केट में दे देंगे, ठीक है ना। तो ये वाले की वजह से ये होर्डिंग बैन कर रखा था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये लोग क्या करते थे, मतलब अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया था, फमाइन सिचुएशन क्यों ना आ जाए, इवन ड्यूरिंग द फमाइन सिचुएशन द रेट शुड नॉट चेंज। फमाइन मतलब क्या, कि अब खाने के लाले पड़ रहे हैं, आपके पास मतलब मार्केट में इतना डिमांड है कि उनको चाहिए 50 kg, लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ 10 kg है। तो नॉर्मली क्या होगा, अब ये 10 kg को उनमें बांटेगा ना जो उसको ज्यादा पैसे देगा, तो अब इसी बात है द रेट्स वुड गो अप। बट अलाउद्दीन खलजी ने बोला नहीं, ठीक है ना, अगर आपके पास 10 kg है, रेट सेम ही रखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दे दो। जो पहले 50 लोगों को मतलब 50 50 kg का डिमांड है ना, लेट से कि एवरीवन रिक्वायर्स 1 kg ईच, तो 50 लोग है, तो पहले 10 लोग जो लाइन में है उनको मिलेगा, बाकी लोग लेट हो गए, हमारा क्या है। बट यू कैन नॉट चार्ज मोर इवन ड्यूरिंग द फमाइन कंडीशन, ठीक है। एंड इफ देयर वाज एनी काइंड ऑफ वॉलेशन इन सुल्तान्स ऑर्डर, इट रिजल्टेड इन हार्श पनिशमेंट और कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। तो बहुत खतरनाक सजा मिलती थी उनको। द सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वाज इंश्योर्ड बाय स्टोरिंग स्टॉक्स इन गवर्नमेंट स्टोर हाउसेस, ठीक है। अगर मान लेते फमाइन कंडीशन वगैरह ऐसा कुछ आ गया, तो कुछ ग्रेन्स जो है गवर्नमेंट के स्टोर हाउसेस में, मतलब अलाउद्दीन खलजी के स्टोर हाउसेस में स्टोर रहता था, ताकि अगर कभी दिक्कत भी आए तो वहां से इनको मिल जाएगा। अब ये सोच किसके लिए रहा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए सोच रहा है, बाकी लोगों के लिए नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट स्टोर हाउसेस से किसको जाएगा, ऑब्वियसली बात है आर्मी को जाएगा। इट वॉज नॉट फॉर द कॉमन पीपल, और जो बच कुछ जाएगा वो फिर कॉमन पीपल में दे देंगे। रेगुलेशन वेर मेड टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज, लगभग मार्केट में जो भी चीज है, राइस का इतना होगा, वीट का इतना होगा, एवरीथिंग हैज टू बी फिक्स्ड। अ सेपरेट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड कॉल्ड एज दीवाने रियासत अंडर नायब रियासत। ईच मर्चेंट वाज हैड टू रजिस्टर अंडर दिस डिपार्टमेंट। तो क्या है कि मान लेते हैं आप मार्केट में सब्जी मंडी है, वहां पे 50 लोग ऑलरेडी बैठे हैं, नाउ यू वांट टू एंटर द मार्केट एंड यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स। तो ऐसा नहीं कि जाकर वहां पे अपना ठेला लगाया और बेचने लग गए, इट वाज नॉट अलाउड, और वो आज भी अलाउड नहीं है। आज भी जो सब्जी मंडी होती है, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज सेलिंग इन देयर प्रोडक्ट्स, जो भी बेचता हो, फूल बेचता हो, फल बेचता हो, सब्जी बेचता हो, वो जो है रजिस्टर करता है मंडी ऑफिसर के पास। तो वही मंडी ऑफिसर ये है। दीवाने रियासत डिपार्टमेंट था, उसमें नायब रियासत करके वो है, वो ऑफिसर है। उसके अंडर में जाकर हर किसी मर्चेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है कि मेरा नाम ये है और मैं ये सामान बेचता हूँ और मेरे सामान की कीमत ये है। नाउ ही कैन नॉट चेंज द प्राइस ऑफ दिस, जो उसने रजिस्टर करवाया उसी रजिस्टर्ड रेट पे बेचना है। उस रजिस्टर्ड रेट से ज्यादा बेचेगा तो उसके ऊपर जो है फाइन लग जाएगा। द सेल ऑफ लिकर एंड इंटॉक्सिकेंट्स वेर प्रोहिबिटेड एंड गैमलिंग वाज आल्सो बैंड। ये गैमलिंग, लिकर, ये सारी जो चीजें हैं, ये कट्टर मुसलमान जो होते हैं उनके उसमें हराम है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कट्टर मुसलमान था, तो ये लिकर, इंटॉक्सिकेंट्स, गैमलिंग, ये सब इसने बैन कर रखा था। खुद भी नहीं कंज्यूम करता था, किसी और को भी नहीं देता था कंज्यूम करने, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट मार्केट रिफॉर्म्स। सो वी कम टू नो अबाउट कि ही इज द फाउंडर ऑफ ओरिजिनल सीएचडी, ठीक है। ये भी एक बार आईएएस के क्वेश्चन में आ रखा था, ठीक है ना। आईएएस के पेपर में, सिविल सर्विसेज के पेपर में आ रखा था कि द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सीएचडी कैंटीन्स व्हिच इज प्रोवाइडेड फॉर द डिफेंस पीपल वाज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, नीचे ऑप्शंस थे, ठीक है ना। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खलजी। What were the markets? Four types of markets. Grain market, which is called as mandi. Sarai Adal for cloth and groceries. आजकल सराई अदल में ग्रोसरी नहीं मिलता, ये कपड़ों का मार्केट है सराई अदल, ठीक है, आज के डेट में। देन मार्केट फॉर कैटल, हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड ऑल अदर मिशेलिनियस थिंग्स, ठीक है। शाहनाई मंडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्माइन कंडीशन में भी रेट्स वगैरह सेम रखना था। तो आप मोटा मोटा समझ गए कि किस तरीके से इसने मार्केट को अपने कंट्रोल में रखा था। नो वन कैन चीट द पीपल एट दैट टाइम, ठीक है, अंडर अलाउद्दीन खलजी। Now land revenue administration, land revenue system. Alauddin was the first sultan who ordered measurement of land. लैंड जो है मेजर होगा। आज के डेट में जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में गुंठा के हिसाब से होता है, 1 एकड़ में 40 गुंठा होता है, ठीक है ना। और 1 गुंठा मतलब 1000 स्क्वायर फीट, तो 1000 स्क्वायर फीट तो 1 एकड़ में कितना हो गया, 40 गुंठास आर देयर इन 1 एकड़, तो 40 इंटू 1000, 40,000 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है ना। तो जिस तरीके से हम लोग महाराष्ट्र में इसको गुंठा में मेजर करते हैं, यू गो टू नॉर्थ इंडिया, देयर इट विल बी मेजर्ड इन गज, ठीक है। 5 गज जमीन, 10 गज जमीन, 2 गज दूरी,
ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड। वैसे ही एक होता है बिस्वा, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिस्वा। तो ये सारे अलग अलग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। तो ये जो बिस्वा है, ये जो आज भी देखते हैं हम लोग बिस्वा, दिस बिस्वा इज बेसिकली फ्रॉम द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, एक बिस्वा, दो बिस्वा, इस तरीके से। ठीक है, तो बिस्वा इन इफ यू गो टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे बंगाल में, तो इसी बिस्वा को वहां पे बीघा बोलते हैं, 2 बीघा जमीन। तो ये बिस्वा ही आज बीघा बन गया है। ठीक है, तो इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड एज बिस्वा। ये नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। So Alauddin was the first sultan who had ordered the measurement of land. Biswa was the standard unit of measurement. The state official measured the land and fixed the land revenue accordingly. अब कैसा है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जैसे आज के डेट में आपका गवर्नमेंट टैक्स कैसे होता है, अगर आपके पास जमीन है, उस जमीन का आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो हाउ मच टैक्स विल यू पे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जमीन कितना बड़ा है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द लैंड यू आर पेइंग द गवर्नमेंट द टैक्स, है ना। तो वही चीज इसने ही फिक्स किया था। ये जो है हर किसी के घर को मेजर करके आता था कि इनकी लैंड कितनी है, उस लैंड के अकॉर्डिंग उनको जो है उसका रेवेन्यू पे करना पड़ता था। बड़ा लैंड है ज्यादा टैक्स, कम लैंड है छोटा टैक्स। नाउ दिस लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश, ठीक है ना, सो दैट सोल्जर्स को कैश में दे सके। ठीक है, नाउ स्टेट डिमांडेड 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ हाउस टैक्स, पैस्चर टैक्स, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। अब देखो 1/5 ऑफ प्रोड्यूस मतलब आपने खेती जो भी की है उसका 1/5 गवर्नमेंट का है, ठीक है ना, मतलब 20%, 1/5 का मतलब होता है 20% जो है वो गवर्नमेंट का है सीधे। ठीक है, उसके साथ साथ घरी, घरी मतलब हाउस टैक्स, ठीक है ना, आज इसको हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। एंड पैस्चर टैक्स, नाउ व्हाट इज पैस्चर टैक्स, लैंड में जहाँ पे घास उग रखे है, अगर आप खेती कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यू विल हैव कैटल्स, है ना, यू विल हैव बुल एंड ऑल दोस। सो वो जो है वो लोग क्या खाने जाएंगे, चारा खाएंगे, घास घास खाएंगे। तो जो चारा है वो जिस धरती पे है वो धरती भी किसका है, राजा का है। इसीलिए दे आल्सो हैड टू पे दिस पैस्चर टैक्स। चारी, वाई चारी, चारा खा रहे हैं ना तुम्हारे कैटल्स, तो जो चारा खा रहे हैं वो किसके लैंड से खा रहे हैं, गवर्नमेंट के लैंड से, मतलब राजा के लैंड से। सो कुल मिलाकर ये तो 20% सीधा का सीधा इनका प्रोड्यूस हो गया, ये एक तरीके से इनकम टैक्स है मान लो। आज के डेट में देखोगे तो आप जो कमा रहे हो उसका कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ता है, दैट इज इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स भी भर रहे हैं हम लोग, हाउस टैक्स भी भरते हैं इन द नेम ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। अब पैस्चर टैक्स नहीं है। अब लेकिन देखो आज हमारे पास कैटल्स नहीं है तो क्या हुआ, आज हमारे पास व्हीकल्स है ना, हमारे पास आजकल गाय भैंस बकरी नहीं है लेकिन व्हीकल्स है। सो यू हैव टू पे एवरी ईयर दिस व्हीकल टैक्स, ठीक है ना, हर साल आपको व्हीकल टैक्स भरना पड़ता है। तो मोर और लेस आज के डेट में जो टैक्सेस टैक्सेस हम भरते हैं उस जमाने में भी था, ठीक है ना। और कुल मिला के ये जो 1/5 हो गया, ये जो घरी हो गया, ये जो चारी हो गया, कुल मिला के इट यूज टू बी 50% ऑफ वंस इनकम। तो अगर आप 100 कमा रहे हो तो 50 राजा का, ठीक है ना, तो 50% तक ये टैक्स था। क्लियर है, ओके। अब ये सारे नाम याद रखना कि घरी टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, चारी टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, दिस आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये सारे टैक्स किसने किसने इंट्रोड्यूस किए, दिस आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, देन हिज लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स ड्यूरिंग शेरशाह एंड अकबर ऑल्सो। तो शेरशाह और अकबर ने भी इसका यही लैंड रेवेन्यू सिस्टम यूज किया था। He centralized administration, even confiscated religious endorsement and free lands। अब ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, एक सेकेंड ना। नाउ व्हाट इज दिस, ये एंडोर्समेंट एंड फ्री लैंड्स ये वाला क्या है। अब क्या है कि ये जो रिलीजियस पीपल थे उस टाइम पे, ठीक है, रिलीजियस पीपल मतलब ये मौलीज जो हो गए, ठीक है, जो उलमाज हो गए, तो देवर प्रोवाइडेड फ्री लैंड। उनके लैंड के लिए कोई टैक्स नहीं था, उनको कोई पे नहीं करना, उनको फ्री में जो है जमीन दी जाती थी। क्यों, क्योंकि ये रिलीजियस पीपल थे। ठीक है, बट कल ही मैंने बात की थी ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का रिलीजियन से कोई वास्ता नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत क्लियर कर दिया था। इसीलिए इसने कहा कि रिलीजियस पीपल है तो क्या हुआ, कमा तो रहे ना, इनको लोग कितना चढ़ावा चढ़ाते, ठीक है, सो मच ऑफ मनी दे आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ एम्स, ठीक है। सो इनके लिए भी कोई फ्री लैंड नहीं होगा। तो इनसे जो है ये उस टाइम पे जो इमाम था, ठीक है, ये जो वक्त था,
ये सारे जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग रिलीजियस लोग हैं, ठीक है, इन सबसे जो है उसने फ्री लैंड छीन लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया। आपको लैंड चाहिए, पैसे भरो, पैसे भरने के बाद आपको लैंड मिल जाएगा, ठीक है ना। सो दिस वाज द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। 3 टाइप के रिफॉर्म किए थे। एक था इसका मिलिट्री रिफॉर्म, जो कल देखा था, एक मार्केट रिफॉर्म और एक लैंड रिफॉर्म। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, व्हाट आर द हाईलाइट पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहाँ पे जो है पहले वाले में कैश पेमेंट लेता था ये अपने परमानेंट आर्मी को पे करने के लिए। देन छेचरा एंड दाग सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया था, ही वाज द फर्स्ट टू डू इट। नाउ दिस सिस्टम वाज फॉलोड लेटर ऑन आल्सो, दूसरे राजाओं ने भी किया, बट इंट्रोड्यूस किसने किया क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है यहाँ पे। मार्केट रिफॉर्म में सीएचडी, जो आज का मॉडर्न डे सीएचडी है, वो चीज उसने अपनाई। इसके बड़े से आर्मी को मेंटेन करने के लिए उसने क्या है कि लोअर कर दिया था, ही लोअर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, ठीक है ना। देन उसने 4 टाइप के मार्केट बनाए थे, ही हैड 4 टाइप्स ऑफ मार्केट एट दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन रिवाइव्ड ये बरीड्स, दैट इज इंटेलिजेंस ऑफिसर, एंड मुआयना करने के लिए मुआयंस, ठीक है, मुआयंस एंड बरीड्स, ये कुछ लोग थे, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ लिकर एंड ये सब तो याद रहेगा। लैंड रिफॉर्म में आ जाओ। लैंड रिफॉर्म में ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मेजरमेंट ऑफ लैंड इन बिस्वा। अब देखो बिस्वा, गज, ये अलग अलग टाइम पे आए हैं ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत रूल इटसेल्फ। तो इसके टाइम पे कौन सा है, बिस्वा आया है, ठीक है ना। ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू मेक द मेजरमेंट ऑफ लैंड इन बिस्वा, ठीक है ना। देन जो भी ये टैक्स कलेक्ट करता था वो कुल मिला के कितना होता था, इट यूज्ड टू बी अराउंड 50%, ठीक है। और इसके बाद इसने रिलीजियस लीडर से उनके लैंड वैंड कॉन्फिस्केट कर लिए थे। सो दिस आर अबाउट द 3 रिफॉर्म्स। एनी डाउट सो फार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ खलजी में? ग्रेट। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ तक हमने देख लिया था, ओके। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी इज दैट मीर काफूर sat on the throne for few days who was disposed of by कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कौन है ये अलाउद्दीन का बेटा है, ठीक है ना। कल्याणी, you have pressed 0, you have some doubt? Okay, ठीक है। So if you understand, press 1, 0 is for any doubts, ठीक है। So after Alauddin Khalji is dead, Mir Kafur sat on throne for a few days and after that he was disposed of by Qutbuddin Mubarak Shah, not important. Declared himself Khalif। अब देखो इसने अपने आप को खलीफ घोषित कर दिया। हमने उस दिन देखा था ना कि टर्की में एक खलीफ था, ठीक है। मेन खलीफ जो है किधर बैठता था, टर्की में बैठता था, ठीक है। लेकिन इसने बोला वो कोई खलीफ वलीफ नहीं है, मैं ही खलीफ हूँ, ठीक है। अल वसीफ बिल्ला, ठीक है। इसने अपने आप को खलीफ डिक्लेयर किया और अपने आप को टाइटल दिया अल वसीफ बिल्ला। वैसे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं आया अब तक, ठीक है ना। आई हैव नॉट सीन दिस क्वेश्चन इन एनी एग्जाम, हाउएवर इट इज देयर इन द हिस्ट्री, ठीक है। कैंसल्ड ऑल हार्श रेगुलेशंस ऑफ हिज फादर। ये जो है ये अलाउद्दीन खिलजी जैसा नहीं था, इसने सारे हार्श रेगुलेशन को कैंसिल कर दिए थे अपने पापा के, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन वाज सून मर्डर्ड बाय नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इसको भी मर्डर कर दिया और उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह आ गया। Killed Mubarak Shah and ascended the throne. However, he also did not last long as he as a defeated officer led by Ghazi Malik, Ghiyasuddin Tughlaq, the governor of Dilalpur, killed खुसरो शाह also. ठीक है। तो ये जो है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, इसने अलाउद्दीन के बेटे को मार दिया, खुद थ्रोन पे आके बैठ गया। ये भी दूसरा बेटा था, ठीक है, ये अलाउद्दीन का ही दूसरा बेटा है, ठीक है। अब ये कुछ ही दिन तक रहा, इसके बाद क्या हुआ, ये गाजी मलिक जो हमने देखा था ना, नॉर्थ वेस्ट में तैनात था, वहां का गवर्नर बन गया था नॉर्थ वेस्ट का। तो इसने देखा कि ये बहुत वीक रूलर है, तो गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक ये जो है ये आता है और ये यहाँ पे आकर खुसरो शाह को मार देता है। एंड देन ही अज्यूम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1320। 1320 में इसने जो है दिल्ली सल्तनत का रूल वो ले लिया। Thus 4 years later after the death of Alauddin, Khilji dynasty came to an end, ठीक है। एंड द पावर वेंट इन द हैंड्स ऑफ तुगलक्स। पावर किसके हाथ में चला गया, तुगलक के हाथ में। घियासुद्दीन तुगलक इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। नाउ अलाउद्दीन खिलजी का जो डायनेस्टी था, इट इज कॉल्ड एज खिलजी डायनेस्टी। इट वाज द शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटा था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये 96 ईयर्स चला,
ठीक है, तो ये सबसे लंबा चलने वाला डायनेस्टी था। डू रिमेम्बर दिस एंड मेक नोट्स। ठीक है, तो ये क्या है कि तुगलक डायनेस्टी जो है, दिस इज द लॉन्गेस्ट डायनेस्टी अमॉन्ग ऑल द 5 डायनेस्टीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ये सबसे लंबा चलने वाला है। ठीक है, अब ये लोग भी कहाँ के थे? टर्क्स के ही है। दे आर फ्रॉम टर्की इटसेल्फ। अब टर्की में भी अलग अलग सेक्ट्स थे। ठीक है ना, मैंने कहा ना ये सारे क्या थे? ट्राइबल लोग थे। दे वर ऑल वेरियस ट्राइब्स। ठीक है, तो हमारे इल्तुतमिश कहाँ के थे? इलबारी ट्राइब्स के थे। वैसे ही ये कुनवा टर्क्स थे। ठीक है, इनका जो टाइप था ये क्या है? कुनवा टर्क्स। अब ये भी एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग इन एग्जाम इज ओनली 30%, बट इट हैज कम इन द एग्जाम। ठीक है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना कुनवा टर्क्स बोलते हैं इनको। आई कंटिन्यू फ्रॉम वीडियो। ओके, ठीक है, चलो। सो घियासुद्दीन तुगलक जो है, ही टुक ओवर आफ्टर किलिंग खुसरो शाह। खुसरो शाह को मार दिया, देन ही टुक ओवर। ठीक है, इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड द फर्स्ट सुल्तान टू टेक द टाइटल गाजी। इसने अपने आप को गाजी बुलाया। ठीक है, पीएनएस गाजी सुना है? Have you heard about पीएनएस गाजी? पाकिस्तान का एक सबमरीन था पीएनएस गाजी, 1971 में। यस, तो ये जो पीएनएस गाजी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड गाजी? गाजी का मतलब क्या है? हाँ, गाजी अटैक वाली मूवी, वही वाली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड गाजी? गाजी का मतलब द स्लेयर, द स्लेयर ऑफ काफिर। जो काफिर है ना, जो इस्लाम को नहीं मानते, वो सब क्या है? काफिर है। तो जो काफिरों को मारता है वो गाजी है। ठीक है, सो ही अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। ठीक है, सो ही वाज द फर्स्ट वन टू टेक दिस, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू टेक दिस टाइटल, स्लेयर ऑफ द इनफिडल्स। इनफिडल्स का मतलब काफिर। ठीक है, फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशनल वर्क्स। नाउ सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कंफ्यूजिंग। इरिगेशन का काम इसने स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन इरिगेशन में एकदम हाइट्स तक पहुंचा है। इरिगेशन मतलब एकदम इंडिया में बहुत ज्यादा इरिगेशन हो रहा है, किसके टाइम पे? फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक ने इरिगेशन स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने में और उसको ऊंचाइयों तक ले जाने में डिफरेंस है। इरिगेशन वर्क वाज स्टार्टेड बाय घियासुद्दीन तुगलक, बट इरिगेशन वर्क वाज टेकन टू इट्स हाइट्स। ठीक है, उसके एकदम एपिटोम पे पहुंचाया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। वो इसे नहीं किया था। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन में दोनों होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से बता रहा हूँ, याद रखना। फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क। नाउ व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स अपार्ट फ्रॉम रेनफॉल। रेनफॉल के ऊपर तो क्या है, इंडिया में डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, इरेगुलर रेनफॉल होता है और वो 2-3 महीने ही होता है। इसलिए क्या है कि पूरे 12 महीने अगर आपको खेती करनी है, विल रिक्वायर सम अदर मोड्स ऑफ वाटर ऑल्सो। सो अदर मोड्स क्या क्या हो सकते हैं? कैनाल्स हो सकते हैं, ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, है ना, ये सारे क्या है? दिस आर वेरियस वेरियस मोड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है ना, बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट कॉल्ड एज कुतुब तुगलकाबाद नियर दिल्ली। इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया था, तुगलकाबाद फोर्ट करके। आज ये फोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये रुइंस है टुडे। ये जो है ना, ये आज मतलब क्या बोलते हैं उसको, हॉन्टेड प्लेस बन गया है। इट हैज बिकम रुइंस टुडे। व्हाई? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कहानी है एक। कहानी ये है कि ये जो तुगलकाबाद जो बन रहा था दिल्ली के पास, ये जो एक नया फोर्ट बना रहा था तुगलकाबाद, ये बनाने के टाइम पे घियासुद्दीन तुगलक ने ये ऑर्डर दिया था कि मेरे एम्पायर में जितने भी वर्कर्स है, जितने भी लोग जो है ये मैंसन का काम करते हैं, मतलब ये फोर्ट वोर्ट बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो सारा काम अबैंडन करो। जिसके भी घर में जो भी चल रहा है सब छोड़ दो। मतलब किसी का अगर घर आधा बन रखा है तो आधा में छोड़ दो। एंड एवरी वन शुड कम टू मी। हर कोई जो है, हर वर्कर जो है तुगलकाबाद बनाने के लिए लग जाएगा। ठीक है ना। अब हुआ क्या, देर वॉज अ वेरी फेमस, वो क्या बोलते हैं, सूफी संत, सूफी सेंट जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, जिनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है ये, एग्जाम में कई बार आया है। और इनके नाम से निजामुद्दीन एक्सप्रेस भी है। हैव यू हर्ड अबाउट निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन? गोवा जाती है दिल्ली से। निजामुद्दीन एक्सप्रेस जो है निकलकर गोवा जाती है। इट पासिस थ्रू क्या बोलते हैं अपना पुणे ऑल्सो। ठीक है, ये वो वाला ट्रेन, ये जिनके नाम पे वो ही है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। तो ये बहुत ही फेमस सूफी संत थे। तो क्या है कि ये जो है, ये निजामुद्दीन औलिया, ही वॉज वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड सर्विस ऑफ पीपल।
तो इन्होंने एक दरगाह बना रखा है, कहाँ पे, दिल्ली में। आज भी निजामुद्दीन दरगाह आज भी है, ठीक है, दिस इज स्टिल देयर। इनफैक्ट बहुत सारे मूवीज में भी है, किसी को कुछ हो जाता है तो मन्नत मांगने के लिए वो धागा बांधते देखा है आपने किसी दरगाह में? इन वेरियस मूवीज दैट इज शोन, वीर ज़ारा में है, ठीक है, फिर वो बजरंगी भाईजान में है, ठीक है, यू मस्ट हैव सीन। तो वो बेसिकली निजामुद्दीन औलिया वही है, दरगाह ही है, ठीक है। तो इस दरगाह में बहुत दूर दूर से लोग आते थे ना। जो भी इतने दूर दूर से आता है, पहली चीज क्या मांगेगा? अ पर्सन इज वेरी मच टायर्ड आफ्टर लॉन्ग, क्या बोलते हैं, जर्नी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ही विल आस्क फॉर? शेल्टर। शेल्टर मांगेगा। थकान होती है तो आप क्या मांगते हो पहले? खाना। सबसे पहले मांगेगा पानी, राइट, वाटर, यस। सो ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ही वॉज कंस्ट्रक्टिंग अ बाउली। व्हाट इज अ बाउली? बाउली आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतरा जाता है, ऐसे चार तरफ होते हैं, एंड फ्रॉम फोर साइड्स यू कम डाउन थ्रू स्टेप्स, एंड नीचे जो है इस तरीके से एक ऐसा छोटा सा पॉन्ड जैसा होता है, उसको बोलते हैं बाउली। इस तरफ से भी उतर रहे, 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 फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, ठीक है। यू विल फाइंड दिस इन राजस्थान, राजस्थान में ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बाउली। ये बाउली का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, एंड बिकॉज ही वॉज डूइंग फॉर द पीपल, ही सेड कि चाहे कुछ भी हो जाए ये काम नहीं रुकना चाहिए। इतने दूर दूर से लोग आते हैं तो उनको पानी भी ना मिले तो गलत बात है। सो दैट इज वाई ये क्या है कि ये बोलते हैं कि ये बाउली का काम नहीं रुकना चाहिए। अब बाउली का काम नहीं रुकना चाहिए तो वर्कर्स यहाँ पे भी लग गए। नाउ ही इज अ वेरी फेमस सूफी सेंट, और इनको अगर गुस्सा आ गया तो श्राप दे देंगे, ठीक है। इसके डर से क्या है कि बहुत सारे मतलब वर्कर्स यही पे काम कर रहे थे, तो इससे क्या है कि ये तुगलक को गुस्सा आ गया बहुत, ठीक है ना। दिस घियासुद्दीन तुगलक गॉट वेरी एंग्री विथ निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ उन्होंने वो कर दिया कि इनके पास जो भी काम करेगा, ठीक है, उसको मैं मार दूंगा, पहला। दूसरा, उसने क्या किया कि जितने भी, अब देखो उस टाइम पे तो लाइट था नहीं ना, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एट दिस टाइम। सो क्या है कि रात को वो लैंटर्न्स जलाकर, जिसमें तेल डालना होता था, वो लैंटर्न्स जलाकर जो है रात को काम किया जाता है। इन्होंने बोला दिन रात काम करना है, ठीक है, आप दिन रात काम करोगे तो ये जो इतने दूर से सफर करते हुए आ रहे हैं उनको थोड़ा पानी मिलेगा। सो दैट इज वाई एवरी वर्कर वाज वर्किंग देयर डे एंड नाइट, ठीक है ना। तो एक तो बोला कि जो भी उधर काम करे उनको मैं मार दूंगा, पहला। दूसरा बोला कोई भी निजामुद्दीन औलिया को तेल नहीं बेचेगा। अगर तेल नहीं बेचेगा तो फिर किस तरीके से रात को काम कर पाएगा? ही इज नॉट गोइंग टू गेट ऑयल, देन हाउ विल ही लाइट द लैम्प्स? तो फिर रात को काम बंद हो जाएगा उसका। तो ये साजिश थी, ठीक है ना। बट निजामुद्दीन औलिया, ऐसा कहा जाता है, ऑल दिस आर लेजेंड्स, आई वाज नॉट देयर, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वो जो पानी है, जो बीच में जो पॉन्ड जैसा पानी है, उस पॉन्ड में उन्होंने पानी में आग लगाई, ठीक है, ताकि काम बंद ना हो। तो उन्होंने पानी में आग लगाई और उस रोशनी से सारे वर्कर्स जो अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। और निजामुद्दीन औलिया ने श्राप दिया कि ये जो तुम तुगलकाबाद बनाने के लिए ये लोगों को जो अत्याचार कर रहे हो, ये तुगलकाबाद जो है ये रुइंस बन जाएगा। तो आज के डेट में ये रुइंस है, ठीक है, क्लियर है? ओके। ना इसका बेटा था जिसका नाम था जॉन खान, ठीक है। आज भी आप बिहार में जाओगे, इफ यू गो टू बिहार, तो बिहार का किसी से भी ओल्ड नेम पूछना, द ओल्ड नेम ऑफ बिहार वाज जौनपुर, ठीक है। तो जो जौनपुर है बेसिकली किसके नाम पे है? ये जॉन खान के नाम पे है। नाउ हु इज जॉन खान? इसका बाद में जो फेमस नाम है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इज फेमस बाय दिस नेम मोहम्मद बिन तुगलक। He dispatched his son John Khan to re-establish his authority in Warangal, that is Kakatiya dynasty, Madurai, that is Pandya dynasty, किधर? साउथ इंडिया में, ठीक है ना। अब ये बेवकूफ इंसान था मोहम्मद बिन तुगलक, क्यों आगे पता चलेगा। बट फिलहाल इसने क्या किया, जॉन खान को भेज दिया साउथ इंडिया में। ये वारंगल जो दिख रहा है आपको, दिस इज बेसिकली करेंट डे आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो जॉन खान को वारंगल भेज दिया, इसने आंध्र प्रदेश को कैप्चर किया, और यहाँ से दो लोग आए, एक का नाम था हरियर, दूसरे का नाम था बुक्का। हरियर और बुक्का, ये दोनों वहां पे बहुत ही अच्छे वॉरियर्स थे, दे वर वेरी गुड वॉरियर्स ओवर देयर। तो इन दोनों को कैप्चर करके ये वारंगल से दिल्ली ले आया, पहला। दूसरा, मदुराई में पांड्या डायनेस्टी थी,
ठीक है, दिस टू डायनेस्टीज वेर बोथ ऑफ देम वेर हिंदू डायनेस्टीज। ठीक है, तो हरिहर बुक्का ये वारंगल से आ गए और पांड्या डायनेस्टी को भी जाकर इसने वहां पे उजाड़ दिया। तो इस तरीके से साउथ इंडिया भी इनके अंडर में आ गया तुगलक्स के। ठीक है, देन दिस घियासुद्दीन तुगलक डाइड ड्यू टू अ कोलैप्स ऑफ वुडन स्ट्रक्चर। इसके ऊपर एक वुडन स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो गया। ठीक है ना, तो इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। नाउ देयर आर अगेन टू थियरीज। वन थियरी सेज दैट इट इज बिकॉज ऑफ निजामुद्दीन जो है श्राप दिया था, उस श्राप के वजह से ये जो है इस तरीके से वुडन स्ट्रक्चर के नीचे आके मर गए। और दूसरा है कि इसके खुद के बेटे ने, जॉन खान ने, जिसको पावर चाहिए था, उसने अपने पिताजी को मरवा दिया। और दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों की है। ठीक है, आई डोंट नो विच वन इज राइट, बट दिस आर द टू थियरीज। वॉट एवर, ये थियरीज नहीं आती एग्जाम में। ठीक है, द फैक्ट इज ही डाइड बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ वुडन स्ट्रक्चर ऑन हिम। गेट था बेसिकली ऐसा, वुडन गेट था, बंगाल से दिल्ली आ रहा था। तो जब बंगाल से दिल्ली आते वक्त बिहार के पास ये पहुंचता है, तो ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर कोलैप्स करता है। ठीक है, और बिहार में कौन था, उसका बेटा ही था। ठीक है, ही वॉज द गवर्नर ऑफ दैट प्लेस, सो इज वेरी मच पॉसिबल कि उसी ने मरवाया हो। और ऐसे इबन बतूता, ठीक है, इबन बतूता जो उस टाइम पे एक फॉरेन ट्रैवलर था, मोरक्को से आया था। ठीक है, जहां से नोरा फतेही आई है। ठीक है, मोरक्को से आया था ये इबन बतूता इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था, और उसने उसके कोर्ट में 8 साल तक काम किया था। ड्यूरिंग दैट ही हैड रिटन अ बुक। ठीक है ना, उसने, इस इबन बतूता ने 8 साल तक मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें कोर्ट में काम किया। एंड ही हैड रिटन अ बुक। इन दैट बुक ही राइट्स कि इट वाज जॉन खान और मोहम्मद बिन तुगलक जिसने पर्पसफुली उसने पावर गेन करने के लिए पापा को मरवा दिया। ठीक है, ही किल्ड हिज फादर। ठीक है, एनीवेज वॉट एवर द ट्रुथ इज, मोहम्मद बिन तुगलक केम टू पावर। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ होल दिल्ली सल्तनत। पागल इंसान था एक नंबर का, क्यों दिखेगा अब। ठीक है, सो मोहम्मद बिन तुगलक और जॉन खान, ही रूल्ड फॉर अराउंड 25 ईयर्स के आसपास। ही इज कंसिडर्ड एज इल फेटेड, आइडियलिस्टिक, ओविंग टू एम्बिशियस स्कीम्स एंड नोबल एक्सपेरिमेंट्स। सबसे इल फेटेड था। ठीक है, मतलब इसके जो पॉलिसीज थे वो बहुत ही फालतू थे। ठीक है, एम्बिशियस स्कीम थे। एम्बिशियस स्कीम मतलब कुछ बड़ा करने के चक्कर में हमेशा ही जो है फेल हो जाता था। और दूसरा नोवल एक्सपेरिमेंट्स, नोवल कोरोना वायरस, व्हाट डू यू मीन बाय नोवल, डन फॉर द फर्स्ट टाइम और सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि कभी ना तो किसी ने देखे थे ना तो सुने थे, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था, विच ऑलवेज एंडेड इन मिजरेबल फेलियर्स। हमेशा ये फेल होते रहे। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो जियाउद्दीन बरानी मेंशंस 5 सच एक्सपेरिमेंट्स व्हिच फेल्ड मिजरेबली। पहला, देखो उस टाइम पे इंडिया कुछ ऐसा दिख रहा है, दिस हाउ इंडिया इज लुकिंग लाइक एट दैट टाइम। ठीक है, नाउ दिल्ली इज ओवर हियर, दिल्ली यहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। ठीक है, नाउ ये नॉर्थ इंडिया के लिए तो ठीक है, इट इज इजी टू रूल ओवर हियर। ठीक है, बट इट इज नॉट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेंटर नहीं है। तो उसने पूरा मतलब स्केल वेल लगाया एंड ही फाउंड आउट कि सेंटर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया सेंटर ऑफ इंडिया इधर आएगा कहीं, एंड दिस प्लेस इज इन महाराष्ट्र। जो उसने सोचा कि यहाँ से ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब इक्वी डिस्टेंस हो रहे हैं, सो इट इज इजी टू रूल फ्रॉम हियर। तो दिल्ली से इस जगह पे आ गया जिसका नाम है दौलताबाद। ठीक है ना, तो वो दौलताबाद आ गया। ये जो जगह है उस टाइम में महाराष्ट्र तो नहीं था। ठीक है, इट वॉज कॉल्ड एज देवागिरी। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, देवागिरी जब अलाउद्दीन खलजी ने देवागिरी लूटी थी तब भी बताया था, देवागिरी इज बेसिकली महाराष्ट्र। तो ये दौलताबाद में जो है अपना कैपिटल शिफ्ट करता है। ठीक है ना, अब उस टाइम पे कोई ट्रेन व्रेन तो था नहीं, बस भी नहीं था। तो अपने सारे के सरब राजा अकेले थोड़ी आएगा, राजा अपने प्रजा को लेकर आएगा। तो ये जो है सब लोग को बोलता है, चलो यार कल सुबह हम जाएंगे दौलत, ये क्या बोलते हैं, दौलताबाद, फ्रॉम दिल्ली विल ट्रेवल टू दौलताबाद, कल से हम वही रहेंगे। तो लोग बोले ठीक है चलो, राजा ने बोला तो चलेंगे। तो उसके पीछे सब लोग चल बसे। ठीक है, तो ये कुछ समय तक रहा इधर, ही स्टेड हियर फॉर सम टाइम। फिर यहाँ पे उसको पानी की कमी होने लगी, ये सब पहले नहीं देखा था। यहाँ पे आया तो उसको पानी की कमी होने लगी, फिर बोला अरे नहीं यार वही अच्छा था, चलो वापस दिल्ली जाएंगे। ठीक है, देन अगेन ही टुक एवरीवन टू दिल्ली। अब क्या ये आने जाने में जितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पैदल चल रही है 1600 किलोमीटर के आसपास, 15-16 किलोमीटर के आसपास ये पैदल चल रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड, मेनी पीपल डाइड, many people died of fatigue, many people died of lack of food. ठीक है, many people died of the heat,
बिकॉज धूप में चल रहे थे, ठीक है। तो ये तो बहुत खराब एक्सपेरिमेंट रहा, इसकी आधी पॉपुलेशन कम हो गई, ठीक है। उस जमाने का थैनोस है ये, ठीक है। सो टू हैव अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, उसने क्या किया, ही फोर्सिबली मूव द एंटायर पॉपुलेशन टू द न्यू कैपिटल इन जस्ट 2 years, ठीक है। 2 साल में ही मूव बैक टू दिल्ली ड्यू टू लैक ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। डिस्टेंस इज मोर देन 1500 किलोमीटर्स एंड मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग दिस रिगोरियस जर्नी इन समर, ठीक है। धूप में चल रहे थे, मर गए, ठीक है। तो ये हो गया उसका पहला एक्सपेरिमेंट जो कि फेलियर रहा। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि दौलताबाद में किसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर डिफेंडिंग द अटैक ऑफ मंगोल्स ही प्लान टू ऑक्युपाई खुर्शन इन इराक, ठीक है। इसने क्या किया था, मंगोल्स को हरा दिया था। मंगोल्स जो नॉर्थ वेस्ट में अटैक करते रहते उनको हरा दिया था। अब मंगोल्स के जो दोस्त थे वो थे खुर्शन। हु आर खुर्शन? दे आर बेसिकली इराक वाले लोग, ईरान और इराक। तो इराक वाले जो लोग थे वो खुर्शन थे, ठीक है। तो इसने सोचा कि मंगोल्स के बाद इनको भी हराऊंगा। उसके लिए उसने क्या किया, उसने रैपिड रिक्रूटमेंट लिया कि हमारे आर्मी में भर्ती चल रही है, जिसको आने आ जाओ, जिसको आने आ जाओ, जिसको आने आ जाओ। अब जो भी उसके आर्मी में आएगा उनको सैलरी देनी पड़ेगी ना। सो ही वाज पेइंग देम सैलरी। नाउ व्हाट हैपेंड, उसके आर्मी में उसने बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली, बट उसके बाद खुर्शन से इसको ऑफर आया दोस्ती का। ये उससे झगड़ा नहीं करना था, उसने देखा यार मंगोल्स को क्या हुआ, तो इसने क्या कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इनकी जो है दोस्ती हो गई। अब ये जो इतनी बड़ी आर्मी को युद्ध करने के लिए खुर्शन के साथ इसने तैनात किया था, इनको 1 साल के लिए पूरा पे करना पड़ा, ठीक है। ऐसे कैसे छोड़ देगा, नहीं यार अब हमारी दोस्ती हो गई, अब लड़ाई नहीं, चलो लड़ाई कैंसिल, तुम घर जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 1 साल बिठाकर इनको फ्री में सैलरी दी। तो इसका जो वो था, क्या बोलते हैं, ट्रेजरी था, जो रॉयल ट्रेजरी था, वो पूरा खाली हो गया। तो दिस वाज द सेकंड फेलियर, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, अब तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आएंगी ना, उसने क्या किया, ही इंक्रीज द लैंड रेवेन्यूज। उसने टैक्सेस बढ़ा दी, जो ऑलरेडी 50% चल रहे थे, है ना। खलजी के टाइम से 50% चल रहे थे, इसको और बढ़ा दिया। नाउ इट वाज सो बैडली टाइम्ड कि उस टाइम पे फमाइन आ रखी थी, ठीक है ना। तो फमाइन आने के कारण क्या हुआ, इसने जब ये लैंड रेवेन्यू बढ़ाया तो लोगों को क्या है कि ना तो अब खाना मिल रहा है और ना तो उनके पास पैसे है, ना तो उनके पास अनाज मिल रहा है कुछ। फमाइन कंडीशन है तो अनाज भी नहीं है। सो इट वाज वेरी इल टाइम्ड, ठीक है। बहुत ही खराब सिचुएशन आ गया, फमाइन आ गया, उसके बीच में इसने टैक्सेस भी बढ़ा दिए, तो लोग भी गुस्सा हो गए इससे। पैसा भी नहीं है, कंगाल तो हो ही रखा है, लोगों का भी सपोर्ट हट गया। Now, the most famous failure during his time was he had issued token currency. Now, what do you mean by this token currency? Token currency के बारे में जानते हो कोई? Anyone knows about what token currencies are? टोकन करेंसी के बारे में किसी को आइडिया है? नो, ओके। अच्छा मेरे को ये बात बताओ, क्या हम लोग अपने घर में करेंसी छाप सकते हैं? मेरा मन कर रहा है यार, मेरे पास ना 100 रुपए के नोट बहुत कम हो रहे हैं, तो मैं एक मशीन खरीद के लेकर आया और उसमें करेंसी छापी मैंने, है ना। सब कुछ सेम दिख रहा है, वही गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। कैन आई डू सो? इज इट लीगल? क्यों, पेपर ही तो है ना वो। व्हाई कांट आई डू दिस? क्यों ऐसा नहीं कर सकते हम? फर्जी नहीं बना रहा हूं मैं, एकदम ओरिजिनल बनाऊंगा, ठीक है। आई जस्ट जस्ट लाइक द गवर्नमेंट डज। तो विल इट बी अ लीगल टेंडर? नो, बिकॉज इट्स करेंसी। तो वो करेंसी करेंसी क्यों है? एक्चुअली वो करेंसी करेंसी तो नहीं है ना, मतलब इट इज जस्ट अ पेपर। So I take the similar kind of paper and I print the same way. Then why can't it be considered as a currency? चलो तुम्हारे पास आंसर नहीं है, जानता हूं, सुनो। कंसेप्ट ऑफ करेंसी। The currency that we are using today is also token currency. जो आज हम लोग करेंसी यूज कर रहे हैं, ये क्या है? टोकन करेंसी है। ये टोकन करेंसी कैसे है? बेसिकली ये टोकन करेंसी का जो मेन वो है, सब्सटेंस है, वो है गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड के बेसिस पे ये टोकन करेंसी है। नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल, नॉट एग्जांपल, आपको रियल लाइफ केस ही बताता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि पैसे के मैटर को लेकर चलते हैं। एक है वर्ल्ड बैंक, एक है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है ना। तो
ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF जो है, ये क्या करता है? ये हर कंट्री से अपने पास गोल्ड रखवाता है। क्या रखवाता है? गोल्ड। ठीक है ना? अब मान लेते हैं कि ये इंडिया है, दिस इज इंडिया। इंडिया के पास जितना गोल्ड है उसकी वैल्यू, अब मैं छोटे वैल्यूज में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, उसकी वैल्यू है ₹800, नहीं 1000। लेट्स नॉट टेक 800, लेट्स टेक 1000। हमारे पास जितना गोल्ड है उसकी टोटल वैल्यू है ₹1000। ठीक है ना? अब ये जो ₹1000 का हमारे पास गोल्ड है, इसको मैं इंडिया में अगर हर एक इंसान के पास बांटना चाहूंगा, लेट्स से कि दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू, बहुत ही बड़ी वैल्यू है ये। ठीक है, अब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने छोटा लिया ताकि आपको समझ में आए, बट लेट्स कंसिडर कि दिस ₹1000 इज अ वेरी हाई वैल्यू इन करोर्स और बिलियंस और इन ट्रिलियंस, जो भी मानना है मान। ये गोल्ड को हम आपस में कैसे बांटते? इतने सारे लोग हैं इंडिया में, वॉज इट पॉसिबल? उनके हाथ में क्या दोगे? टुकड़े दोगे? इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो हमने क्या किया, या पूरे दुनिया ने क्या कंसेप्ट बनाया, ये जो गोल्ड है, दिस गोल्ड यू आर गोइंग टू गो एंड कीप इन IMF। इसको आप IMF में रखोगे। ठीक है? IMF इसके बदले में आपको एक पर्ची देगा और रिसीट देगा ऑफ ₹1000, कि आपका ₹1000 हमारे पास है। ठीक है ना? बॉन्ड नहीं है, रिसीट है। ठीक है? आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको रिसीट मिलती है, तो आपने इधर गोल्ड रखा, आपको 1000 का रिसीट मिला। ऑफ दिस 20% इज नॉट यूजेबल। 20% इसका आप यूज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब आपका यूजेबल कितना हुआ? ₹800। तो आपके पास एक बड़ी सी रुपीज है, मतलब बड़ी सी रिसीट है। ठीक है ना? कितने की? ₹800 की, जिसका वैल्यू आप मान लो कि करोड़ में, इट इज इन करोड़ और ट्रिलियंस और समथिंग। ठीक है ना? अब क्या है कि हम इसी 800 को छोटे छोटे करेंसीज में बांटते हैं, 100 का, 20 का, 10 का, है ना, 2000 का, 500 का, इन सब का। व्हाट इज द बॉन्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड रिसीट? बॉन्ड एंड रिसीट यहाँ पे फिलहाल तो इसमें कोई मतलब कनेक्शन ही नहीं है। फिलहाल जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे बॉन्ड एंड रिसीट का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है? तो बेसिकली क्या है, ये एक्चुअल में रिसीट नथिंग बट टोकन है। मैंने कहा ना, दिस इज ऑल टोकन करेंसी, दिस इज अ बिग टोकन। ये क्या है, एक बड़ा सा टोकन मिला है अपने को ₹800 का। हम इसी ₹800 को हम छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में बांट रहे हैं, 100 का, 10 का, ठीक है, और क्या क्या, 200 का है, 500 का है। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, दिस अमाउंट वी आर डिवाइडिंग इन सो मेनी पार्ट्स एंड दिस वी आर कीपिंग इन आवर पॉकेट्स। ठीक है ना? तो ये सबको टोटल कर लूंगा, पूरे के पूरे इंडिया में जितनी भी करेंसी है, इन सबको टोटल कर लूंगा तो कितना होना चाहिए? ये 800। अब ऐसा क्यों किया जाता है? लेट से किसी दिन इंडिया में गरीबी आ गई, इंडिया बैंकरप्ट हो गया, देश बैंकरप्ट हो गया। ठीक है ना? देश जो है बैंकरप्ट हो गया, और हमने किसी से लोन वोन यहाँ वहां से ले रखे। इंटरनेशनल लोन कैनॉट क्रॉस 20%। आपका जितना भी गोल्ड वहां पे पड़ा होगा ना IMF में, आप उस वैल्यू के 20% से ऊपर कभी लोन नहीं ले सकते। तो लेट से इंडिया पूरे तरह से कंगाल हो चुका है। ठीक है? अब हमारे लोन्स पड़े हुए दूसरे के पास, तो क्या करेगा IMF? वो जो गोल्ड हमारा वहां पे रखा हुआ है ना, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो जो हमारे कर्जदार है उनको दे देगा। तो मोर और लेस इंडिया विल कम एट जीरो लेवल, और देश हो जाएगा मैप से गायब। समझ में आ रही है बात? तो क्या है कि अगर अब हमने फेक करेंसी बनाई, तो वो फेक करेंसी के जो डिनोमिनेशंस है, उनको अगर मैं ऐड अप करूंगा, सो इट विल बी मोर देन दिस 800। समझ में आ रही बात? अगर वो फेक करेंसी बनाई, अगर मैंने घर में नोट छापे, तो फिर ये जो है, ये मेरे इस 800 से ऊपर की वैल्यू हो जाएगी। विल इट कम टू 800 देन? नहीं ना। तो अगर कल को इंडिया बैंकरप्ट हो गया और ये सारे पैसे भी हमने उसमें इंक्लूड किए थे, तो हमारे पास कैपेसिटी थी 800 के नोट्स बनाने की, बट हमने कितने के बना दिए? लेट से हमने 1600 के बना दिए, और हमारे पास एक्स्ट्रा कितना पड़ा है उधर? सिर्फ ₹200 पड़ा हुआ है। तो बाकी का 1400 पे कौन करेगा? अब इंडिया देश से तो मतलब मैप से तो गायब हो गया, ठीक है, बट वी आर इन नेगेटिव -1400 नाउ। समझ में आ रही बात? तो ये वाला कभी किसी देश के साथ ना हो, इसलिए फेक करेंसीज अलाउड नहीं है। अदरवाइज पेपर ही है वो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? तो क्या है कि जो हमारे जेब में आज के करेंसीज है, दे आर नथिंग बट टोकन्स।
एंड दिस टोकन इज अगेंस्ट व्हाट? अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि चलो नोट्स अगर टोकन्स है तो दिस टोकन इज अगेंस्ट व्हाट थिंग, व्हाट कमोडिटी? ये कंसेप्ट समझ में आया किसी को? दिस टोकन इज अगेंस्ट गोल्ड, ठीक है? ये गोल्ड के अगेंस्ट में आपको ये टोकन मिल रखा है। जितना आपने गोल्ड यहाँ पे जमा किया आईएमएफ में, उस गोल्ड के अगेंस्ट में आपको जो है करेंसी बनाने का वो मिल रखा है, क्या बोलते हैं, प्रोविजन मिल रखा है। उसका 20% आप नहीं बना सकते, 20% उनके पास रिजर्व रहेगा, ताकि अगर आपने कहीं से कर्जा लिया और उसको नहीं चुका पाए तो आईएमएफ वो गोल्ड उधर दे देगा 20% का, और बाकी का जितना अमाउंट बच गया आप उससे अपने देश में जाकर, बड़ा टोकन दिया उन्होंने, इस बड़े टोकन को बांट लो, ठीक है ना? लेट्स से आई गिव यू 2000 रुपीज एंड यू डिवाइड इट इन 100 रुपीज ईच। तो अगर मैंने आपके हाथ में 2000 रुपए थमाए हैं और आपने 100 रुपए देने हैं लोगों को, तो आप 20 लोगों को दे पाओगे ना? तो सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉट अ बिग टोकन फ्रॉम आईएमएफ and they are making it smaller by creating this currency, but the total of all this currency should be equal to the token value issued by IMF, ठीक है ना? Now if you make fake currencies then this value will cross IMF value। तो अगर कभी किसी देश में वो हुआ, क्या बोलते हैं, ऐसी नौबत आ गई कि वो देश बैंकरप्ट होने वाला है, तो उस केस में दिक्कत आएगी, वरना नॉर्मली तो वैसे दिक्कत नहीं आएगी, और उस केस में दिक्कत आएगी, ठीक है? इंडिया में खर्चा कितना हुआ? ओरिजिनल करेंसी प्लस फेक करेंसी, ठीक है? लेकिन आज हमारे पास ये सारा खर्चा करने के बाद पैसे चुकाने के लिए पैसे नहीं है। नाउ वी जस्ट हैव 20% विद आईएमएफ, ठीक है? एंड वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ कर्जा फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो आईएमएफ ने ये 20% देने के बाद भी वो पूरा हो नहीं पा रहा है। अब देश कहाँ से पैसा देगा? हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, इसीलिए फेक करेंसीज नहीं होनी चाहिए। दिस इज द रीजन। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? तो ओके, सो विल स्टॉप ओवर हियर, ठीक है? यहाँ पे मैं रुकता हूँ, कल हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है, फॉर सम डेज द क्लास विल बी फॉर 1 hour फ्रॉम 8 to 9, ठीक है? दिस इज बिकॉज अवनेश सर जा रहे हैं अभी कुछ समय के लिए, तो जब तक अवनेश सर नहीं है, ठीक है, इज गोइंग फॉर 5 to 6 days, तब तक मैं ही लूंगा आपकी क्लास, ठीक है? तब तक मैथ्स नहीं होगा, एंड दिस क्लास विल बी फ्रॉम 8 to 9 बिकॉज आई हैव टू एडजस्ट अदर क्लासेस ऑल्सो, ठीक है ना? दिस इज ओनली फॉर दोस डेज जब अवनेश सर नहीं है। अवनेश सर आ जाएंगे तो इट विल कम बैक टू द नॉर्मल टाइम। क्लियर है? तो कल से 8 से 9 रहेगा आपका टाइम कुछ दिन तक, ठीक है? मे बी टिल 30th December, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।